कौन सा? रावत भाटा सबसे बड़ा पावर रिएक्टर जो है। चलिए मैं उसको एक बार फिर से मैं उसका लिस्ट ही बनाया हुआ हूँ। जो भी है हमारे पास जो 7 रिएक्टर्स हैं, 7 रिएक्टर्स के मैंने फिर से एक बनाए हुए हैं, मैंने एक लिस्ट बनाए हुए हैं और किसके सहयोग से बना और स्वदेशी टाइप के कौन से हैं उसको भी मैं जिक्र करूँगा उसका भी मैं आज। तो देखिए कल हम लोगों ने जो प्रॉब्लम जो पढ़ा था या जो भी चीज़ें हमने जाना था वो इससे रिलेटेड थी कि परमाणु भट्टी मतलब परमाणु जो है न्यूक्लियर से रिलेटेड थी और एटॉमिक से संबंधित जो रिएक्टर्स हैं और रिएक्टर्स के प्रोसेस हैं, कुछ ही प्रोसेस हम लोग समझ पाए थे जिसमें हम लोगों ने फ्यूजन और फिजन के बारे में जाना था। फ्यूजन और फिजन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। यस सर। और जो लोग नहीं आ पाए थे अगर एक बार आप लोग चाहेंगे तो उसको जो है हमारे खुद के शब्दों में आप लोग वीडियो देख लीजिएगा जिससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी स्रोत तो बहुत स्रोत की कमी नहीं है और लेकिन हमारे शब्दों में जो आज आप समझेंगे और कल को समझेंगे तो फिर आपको बाद में समझ में आएगा। हाँ अच्छा चाहिए वाला बता रहे थे क्या, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे जो उसका प्रोसेस जो भट्टी जो बनती है मतलब जो रिएक्टर जो बनता है, रिएक्टर में क्या होता है, कैसे होता है और फिर कैसे वो वर्क करता है और वर्क करने के साथ ही जो है फिर वो बिजली उत्पादन कैसे होता है। मतलब आपके लिए इतना कोई पूछा नहीं जाएगा कि इस तरह से इसका प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बन जाए कि उसको एक क्रम से हमें बनाना हो। जैसे उसी में 4 ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन दे देगा और ये कहेगा कि आप उसको इसका क्रमबद्ध करिए उसको, ठीक है। तो पहले क्या किया, जो हमारा जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235 है या यूरेनियम 235 इसको जो है इसके नाभिक पे जो न्यूट्रॉनों की बमबारी किया, न्यूट्रॉन की बमबारी करने के बाद जो भी मतलब विखंडन होगा, विखंडन होने के बाद क्या होगा उसमें से न्यूट्रॉन मतलब एक बार में 3 न्यूट्रॉन से निकल के आए तो और बाकी 2 अलग तत्वों में वो टूट गया। तो जो न्यूट्रॉन निकल रहा है, न्यूट्रॉन जो है फिर वापस जा रहा है और फिर यही जो है मतलब अपने उसमें मतलब उसी पुराने मतलब मूल नाभिक में ही फिर से ये बमबारी कर रहा है। जो उससे प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है जो न्यूट्रॉन फिर से जाके उसी नाभिक पे अपने मूल नाभिक पे फिर से बमबारी कर रहा है और इन्हीं चेन रिएक्शन के रूप में वो पूरा प्रोसेस लेता जा रहा है। तो होता क्या है कि जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत कुछ चीज़ें हम उसको रोकते हैं और उसकी हम जिक्र करेंगे, प्रसिद्धता क्या है, बंधक क्या है और क्या क्या हम उसका क्या किस तरह से उसको उपयोग में लाते हैं, क्या करते हैं। और हम सबसे पहले तो उसका थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप लोगों को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। 235 यूरेनियम 235 का जो नाभिक है, जब न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं उसके इसके लिए विखंडन करने के लिए, तो विखंडन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो उसमें न्यूट्रॉन जो रिड्यूस होता है, न्यूट्रॉन रिड्यूस होने के बाद जो है फिर वो दोबारा से चेन रिएक्शन बनाता है और फिर उसी क्रम में 3 निकलेगा तो 3 को करेगा, मतलब 3 से 9 होगा, 9 से इस तरह से 27 होगा, इस तरह से। तो मतलब उसकी जो श्रृंखला क्रिया है वो बढ़ती जाएगी, चेन रिएक्शन जो है उसका बढ़ता जाएगा और उसके मतलब एनर्जी में मतलब बढ़ोतरी होती जाएगी, 3 गुने के स्तर पे बढ़ोतरी होती जाएगी उसमें। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें जो बढ़ोतरी तो हो रही है लेकिन हमें मेन मैटर हमारा यहाँ पे टरबाइन और जनरेटर,
और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो जो यहाँ पे एनर्जी उत्पन्न हो रही है, एनर्जी उत्पन्न होने के बाद हम उसको ऐसे क्या करें कि वो टरबाइन को चलाए। फिर तो वहाँ क्या करते हैं हम प्रशीतक मतलब कूलेंट का प्रयोग करते हैं। कूलेंट क्या करता है कि जब हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं तो जैसे आग जल रही है, अगर आप उसमें पानी छिड़क दो तो भाप जैसे भाप का रूप ले लेता है। तो जो चैम्बर में इसमें जो भाप बन के यहाँ से निकल के यहाँ जा रही टरबाइन में, तो टरबाइन में भाप क्या कर रही है चलाने लगता है। और जब टरबाइन चल रहा है तो फिर टरबाइन क्या कर रहा है जनरेटर को चला रहा है, और फिर जनरेटर जब चल रहा है तो फिर क्या हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंपल था यही, मतलब इसका पूरा यही स्ट्रक्चर है चलाने को देखने करने का। अच्छा उससे क्या हो रहा है देखिए, जो कूलेंट एक प्रशीतक का काम कर रहा है ना, कूलेंट मतलब प्रशीतक को हिंदी में कूलेंट के प्रशीतक कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है कूलेंट, दो काम कर रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे। एक तो उसको नॉर्मल कर दे रहा है, हाफ में कन्वर्ट कर दे रहा है, दूसरा नॉर्मल कर रहा है उसको, मतलब बहुत हाई जो उसमें एनर्जी हो गई। जैसे बहुत तेज कहीं आग जल्दी लगती है, जब आप पुलाव आप सेकते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हम लेते हैं, उसमें आप क्या करते हो थोड़ा हल्का पानी मार दो, इससे थोड़ा नॉर्मल जलो, अगल बगल कहीं से उससे इफेक्ट न पड़ने पाए, नुकसान न हो, जले। तो क्या करता है प्रशीतक जो कूलेंट है, कूलेंट एक उसको भाप में कन्वर्ट कर दे रहा है, और भाप यहाँ से निकाल के टरबाइन में भेज रहा है, और उससे जो है वो नॉर्मल कंडीशन में अपने आ जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो जो ईंधन होता है, ईंधन आप समझ सकते हैं कि मैंने बताया था 235 यूरेनियम 235 जो है वो सबसे अपने आप में अच्छे लेवल का, ठीक है ना, क्या है रेडियो एक्टिव पदार्थ, सबसे मतलब उसका जो फ्यूल जो कहा जाए ईंधन जो है ये अच्छे उसका जो है ईंधन है 235। और अगर उसके बाद की बात की जाए, मतलब उसके मतलब क्वालिटी पे उसके घटते क्रम में उसकी क्वालिटी पे अगर देखा जाए तो फिर क्या है 239 है, क्या प्लूटोनियम 239 यू आप नोट करना चाहें 239, और यूरेनियम 235 के बाद प्लूटोनियम 239, फिर उसके बाद इसी क्रम में है 233, यूरेनियम 233 है, फिर 233 के बाद यूरेनियम 238 है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और फिर थोरियम 232। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरेनियम जो है हम क्या करते हैं आयात करते हैं, और विश्व में अगर यूरेनियम की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, नो फ्रांस तो आयात करता है और अपना उत्पादन करता है, लेकिन जो वहाँ पे जो भंडार में प्रचुर मात्रा में जो भंडार पाए जाते हैं, जरूरी नहीं है भाई कि अगर भारत में गेहूँ का उत्पादन हो रहा है तो गेहूँ से बनने वाले सारे प्रोडक्ट भारत में ही बनते हैं, सब एक्सपोर्ट जाते हैं। ठीक है, तो फ्रांस तो आयात कहीं से करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए यूरेनियम का भंडार जो है तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो 235 यूरेनियम 235 जो है सबसे शुद्धतम रूप का जो है क्या है ईंधन है, और उसके बाद ही ये क्रम से ये बाकी और सबसे लोएस्ट लेवल का, जो कि आप समझे कि पूरे विश्व का 25%, ये सभी चीज़ें देखिए बहुत पॉइंट नोट करने वाली चीज़ें हैं। विश्व का 25% जो थोरियम है वो कहाँ पाया जाता है, हमारे भारत में पाया जाता है। तो एक चौथाई लगभग जो है भारत में पाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर होमी जहांगीर के प्लेन दुर्घटना में क्रैश होने पे हम उसका बहुत अच्छा उपयोग कर नहीं पाए। मतलब उनकी जो संकल्पना थी, उनकी जो प्लानिंग थी, और डाटा फंडामेंटल रिसर्च के साथ मतलब उस चीज़ को देखते हुए थोरियम के भंडार को देखते हुए, जैसा कि मैंने बताया था कि उन्होंने क्या किया, एक कंसोर्टियम उनके साथ किया, किसके साथ, टाटा के साथ। तो उस समय इसको जो टाटा फंडामेंटल रिसर्च की उन्होंने स्थापना किया, जो कंसोर्टियम उनके साथ मिलके, वो
इसी को देखते हुए किया कि हमारे पास थोरियम का प्रचुर मात्रा में जो है भंडार है और हम आगे इसका उपयोग कर ले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने टाटा फंडामेंटल की रिसर्च की स्थापना उन्होंने किया और उनको पता था कि थोरियम जो है उसके निष्कर्षण में, उसके जो उसको शुद्ध रूप बनाने में, उसको अपने शुद्धतम रूप में लाने में, तो क्या है ये बहुत काफ़ी कॉस्टली है। इसलिए उन्होंने ऐसे आउटसाइडर प्राइवेट पर्सन को भी साथ में रखा। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि आज भी हम थोरियम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। वो वैसा का वैसा ही हमारे पास उसकी खदानें, उसके सारे भंडार पड़े के पड़े हैं। उसका वजह है कि थोरियम जो है निष्कर्षण करना और उसके शुद्धतम रूप में लाना वो बहुत अपने आप में कॉस्टली है। और अगर हम कर भी ले आते हैं तो उसका उपयोग हम कर नहीं पा रहे हैं, जो कि इस पर रिसर्च चल रहा है। अभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं देश के वो लगे हुए हैं और इसके साथ ही देखिए थोरियम को उपयोग करने के लिए जो हमारे पास रिएक्टर्स वास्तव में चाहिए, वो रिएक्टर्स भी अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहे हैं, उस मॉडल के नहीं हो पा रहे हैं। वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर थोरियम को इस्तेमाल करने के लिए अलग से कौन से रिएक्टर्स चाहिए, उसकी भी हम जिक्र करेंगे। अभी तक तो हमने पढ़ा गया कि यूरेनियम 235 को इस्तेमाल करने के लिए हमने जो रिएक्टर्स हैं हमारे पास, उन रिएक्टर्स का हम उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन जो अगर हमें थोरियम का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए कौन से अलग टाइप के रिएक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हमें बहुत केयरफुली समझना है, जानना है। और इसमें मॉडरेटर एक होता है मंदक, मॉडरेटर मंदक। ईंधन तो आप समझ रहे हैं, ईंधन के रूप में ये सभी चीज़ें हैं और इसमें सोडियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम ये सभी चीज़ें जो ईंधन के रूप में जो काम कर रहे हैं। लेकिन मंदक क्या है? मंदक वह चीज़ है जो बहुत ज़्यादा, देखिए होता क्या है कि चैम्बर बना हुआ होता है ना, भट्ठी वाला रिएक्टर का जो चैम्बर बना हुआ होता है वो आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ड कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी क्या है? आरसीसी जो आरसीसी के छत जो बनते हैं और तमाम जो रोड सड़कें बनते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो इसको जो है आरसीसी की बहुत मोटी दीवारें बनाई जाती हैं उस भट्ठी के लिए, जिससे वहाँ अंदर होने वाले, उस भट्ठी में होने वाले जो ताप, जो उष्मा जो निकलती है वो बाहर प्रभावित ना हो पाए। और अगर बाहर कहीं वो खुले उसमें वातावरण में अगर हो गया तो फुकुशिमा और जापान के जैसी घटनाएं हो सकती हैं। समस्या इसमें ये नहीं है कि जो भी यहाँ भट्ठी में जो हो रहे हैं रिएक्शंस वो हो तो रहे ही हैं, लेकिन अगर ये बाहर उसमें वातावरण में आते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और इसके होने से जो इसके निचले लेवल का, जो अभी मैं उसको आगे भी चर्चा करने वाला हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। इससे निचले लेवल का मतलब इससे निचले लेवल के भी उसमें तत्व उत्पन्न होते हैं। चाहे हम कहते हैं कि उसके जो कचरे हैं ना वो अपने आप में भी बहुत भयंकर रेडियो एक्टिविटी से लैस होते हैं, मतलब उनकी जो विकिरणों का असर यह है कि वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। और उनके कचरों का निस्तारण ही आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। समस्या इस चीज़ की है कि हम इसको उपयोग तो कर ले रहे हैं, लेकिन आगे के जनरेशन को हम देके क्या जा रहे हैं। आज हम सारी सुविधाओं का उपयोग तो कर ले रहे हैं, लेकिन इन टाइप के रेडियो एक्टिव तत्वों का हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं और क्या उसका आगे परिणाम होने वाला है, उसकी भी हमें एक व्यवस्थित तरीके से उसकी सुविधा के लिए, जिससे उसका हानिकारक जो कीड़े हैं, रेडियो एक्टिव जो कीड़े हैं, उसका आगे की जनरेशन को उसका दुष्प्रभाव न पड़े, ठीक है ना। तो मंदक के बारे में आप लोग जो है, जो जैसे आप समझ सकते हैं भारी जल ड्यूटेरियम,
इसको भारी जल को D2O से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, भारी जल को। और इसके साथ ही जो है ग्रेफाइट ऑक्साइड Be2O और न्यूट्रॉन की गति को ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की गति को कम कर देते हैं। मंदक का क्या कार्य है, मंदक के जो कार्य हैं वो क्या है, मंदक है क्या, ड्यूटेरियम है जिसको भारी जल के रूप में जानते हैं, ग्रेफाइट ऑक्साइड, दीज आर मॉडरेटर्स। ये क्या है, मॉडरेटर या मंदक। ये क्या करता है, देखिए मैंने बताया अभी प्रशीतक मतलब कूलेंट ने क्या किया, इसकी ऊष्मा को, ऊर्जा को भाप में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मंदक क्या कर रहा है, मंदक का काम यह है कि जो यहाँ से रिड्यूस हो रहे हैं, जो एक बार उसके बाद जो 3 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की गति को नॉर्मल करना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको समाप्त कर देना, नहीं, उनको नॉर्मल कर देना, उनको निष्क्रिय करना, उनकी स्पीड को मतलब उनकी क्रियाशीलता को कम कर देना। ठीक है, निकलेंगे तो वैसे ही, होंगे तो वैसे ही न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनकी क्रियाशीलता को क्या करता है, मंदक कम कर देता है। ठीक है, तो मंदक यही है। और उसके बाद शील्ड होता है, परिरक्षक। ठीक है, परिरक्षक क्या होता है, ये जो चीज बनी हुई है यहाँ पे, ये उसको न्यूट्रॉन की जहाँ बमबारी की जा रही है इसके नाभिक में, ये शील्ड है, ये शील्ड है। ठीक है ना, ये क्या है, परिरक्षक। परि मीन्स चारों ओर और रक्षक रक्षा, तो परिरक्षक का कार्य कर रहा है। और जो परिरक्षक की जो दीवारें होती हैं, आप लोगों को दिख रहा है, जो परिरक्षक की जो दीवारें होती हैं वो मोटी बनती है, ताकि जो है स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होती है, जिससे उसमें कोई डैमेज ना होने पाए। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा चेंबर है जो वहाँ बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा कलेक्ट हो रहा है, और भारी मात्रा में ऊर्जा कलेक्ट होने से भयंकर रूप से भाप वहाँ पे बन रहा है। तो यही से अगर कहीं से सबसे जो देखिए मेन जो हुआ है वो यही जगह है। यहाँ से अगर कहीं से कोई लीकेज या किसी भी प्रॉब्लम होती है, तो वही चेरनोबिल से संबंधित घटना का फिर से दोहराव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको परिरक्षक या शील्ड कहते हैं। परिरक्षक क्या है, ये आरसीसी की दीवार होती है, ठीक है, मोटी दीवार होती है, और इसलिए बनाई जाती है इतनी मोटी कि जो विकिरण और जो होते हैं इसके विकिरण और ऊष्मा ऊर्जा ये बाहर निकल न सके। ठीक है ना, इसके बाद है शीतलक। हम फिर से कूलेंट की बात करते हैं, कूलेंट पे ही आइएगा, क्योंकि ईंधन, फिर उसके बाद फिर किसकी बारी आएगी भाई, ईंधन के बाद मॉडरेटर की, फिर उसके बाद फिर उसके बाद शीतलक। हाँ, अच्छा, इसमें भी मैंने बताया जो सामान्य जल, भारी जल और रॉ सोडियम, लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल शीतलक के रूप में किया जाता है। और ठंडा करके क्या किया जाता है, उसको भाप में, ऊर्जा को भाप में कन्वर्ट किया जाता है, और वही भाप जाके क्या करता है, टरबाइन को चलाता है। ठीक है, और वही टरबाइन के माध्यम से जनरेटर चलता है और बिजली बनती है, बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद है नियंत्रक। सबसे जो लास्ट हमारा जो इसमें डिवाइस है या जो भी लास्ट जो चीज़ें हैं वो नियंत्रक है, कंट्रोलर। इसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, देखिए कुछ चीज़ें लगभग सिमिलर हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। किसी का काम है न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेना, किसी का काम है न्यूट्रॉनों को, उनकी गति को या उनकी क्रियाशीलता को कम कर देना। ठीक है ना, तो लगभग सब सिमिलर हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कूलेंट ने क्या काम किया, इसमें से भाप को, उस ऊर्जा को तप्त जो वहाँ की स्थिति है उसको भाप में कन्वर्ट किया, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, और जो नियंत्रक होती है किस किस टाइप की छड़ें होती है भाई, आपको तो बता दें, कैडमियम होती है, बोरान होती है, इस टाइप की छड़ें होती हैं। फिर क्या करती है, यहाँ से निकलने वाले इसको न्यूट्रॉन को, यहाँ से निकलने वाले न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है।
भाई निकला मान लीजिए 3 की संख्या में, 2 को एब्जॉर्ब कर लिया और 1 को ही रिड्यूस हो गया, वही एक ही बच जाके बमबारी करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमारे इनका सिस्टम, कहीं से कोई किसी को कंफ्यूजन? अब आप लोग जब उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगी पूरी बात है ना, जो नहीं है बता दें। 2031 तक एक प्लानिंग है कि जो भी अभी तक की जो ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी करनी। अभी तक की जो प्रोजेक्ट में जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है 6780 मतलब 6780 मेगावाट, नोट करने वाली चीजें हैं, 6780 मेगावाट बिजली का उत्पादन किससे किया जा रहा है? इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से। लेकिन 2031 तक की जो संभावना है, जो हमें एक लक्ष्य अपना बना के चली है गवर्नमेंट, वो क्या है? 22,480 मेगावाट, 22,480 मेगावाट विद्युत उत्पादन को मतलब करना है, उसकी जो है इतनी मेगावाट क्षमता के रूप में विद्युत का उत्पादन करना है। जैसा कि हमारे मिनिस्टर्स ने लोकसभा में बताया, उसको बताया कि इतना हमें एक हमारा लक्ष्य रखा गया है कि हमें इतना मेगावाट विद्युत उत्पादन करना है। कितना हो जाएगा? लगभग 4 गुना लगेगा, ठीक है ना। तो 4 गुने के आसपास में हमें उसकी उत्पादन करनी है। और मैंने कल बताया था आप लोगों को 3% के लगभग में अभी हम हैं न्यूक्लियर पावर जो सप्लाई जो कर रहे हैं पावर प्लांट, वो लगभग अभी 3% के हिसाब से हम चल रहे हैं। और सरकार की प्रतिबद्धता है कि इसको हम ले जाके आगे तक जो है बढ़ाएं, इसको मतलब आगे ज़्यादा प्रोड्यूस, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हम इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू कर सकें। और अभी बहुत सारे जो है टोटल आपके पास 7 रिएक्टर्स हैं और उन 7 जो है पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें टोटल 22 रिएक्टर्स कार्यरत हैं इन 7 में। तो अभी आगे मैं उसको लिखाऊंगा, इसको पॉइंट आउट करिए उनको। और अभी जो प्रोजेक्ट में जो कार्यरत है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, 10 ऐसे पावर जो है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में जो कि 8000 मेगावाट मतलब वो और उत्पादित करेंगे। जो अभी 10 है अंडर कंस्ट्रक्शन में, वो 8000 और उत्पादित करने की उनकी क्षमता है। लगभग आप समझें कि उस हिसाब से 800 के हिसाब से, क्यों 800 के हिसाब से लगभग मेगावाट की एक पावर प्लांट्स की वह है प्लान जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। आप लोग जो करंट की चीज़ें देखेंगे उसमें कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं पूछता है, लेकिन यह है कि सबसे लास्ट वाले को और सबसे पहले वाले को या सबसे बृहत्तम बड़े स्तर का जो हुआ है आपका पावर प्लांट है, उसके बारे में पूछता है। तो कुछ इस टाइप की जो उनके क्वालिटी होती है उन्हीं के बारे में क्या करता है, पूछता है। लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हैं उसमें आपको कोई ऐसा नहीं है, बस इतना लेकिन आपको जानना है कि 8000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के लिए अभी 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। और अभी तक जो है हम जो फॉसिल जो उससे एनर्जी से फॉसिल उससे जीवाश्म मतलब जो है जीवाश्म से क्या कर रहे थे कि 65 से 70% के आसपास में हम कोयला या इस तरह के जो पेट्रोलियम और जो भी चीज़ें हैं इनके हम उपयोग पे निर्भर थे। और जो 3% के हिसाब से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है विद्युत का उत्पादन कर पा रहे हैं। बाकी कुछ जो है और भी ऊर्जा स्रोत है, पवन है, सौर ऊर्जा है और इसी तरह के जो है मैंने जो कल बताया थे जिक्र किए थे वो उस टाइम पे बाकी बीच में जो गैपिंग है और 10-15-20% के हिसाब से वो है, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें नोट भी कर लें जो
पावर प्लांट है जिसमें 22 रिएक्टर्स कार्यरत हैं और किसी किसी पावर प्लांट में 2-2, 3-3 रिएक्टर्स कार्यरत हैं। रिएक्टर्स कार्य कर रहे हैं, रिएक्टर्स कार्य कर रहे हैं। तो ये नहीं क्या क्या 7 पावर प्लांट हो जाएंगे अगर आप तो जो 7 पावर प्लांट उसमें आप नोट कर लें। आप चाहे इसको क्रम से नोट कर सकते हैं, चाहे आप उसको क्रम बना लेना। एक कैगा है, कैगा जो कर्नाटका में, और इसकी जो मतलब स्थापना हुई सन 2000 में हुई है, जो स्वदेशी है कैगा। लिखना तो नहीं पड़ेगा, नहीं सर। चलो यहाँ का लिखा होगा और यहाँ का समझाओ, याद भी रहेगा भाई, लिखना तो नहीं होगा। अगला है रावत भाटा, राजस्थान का है, जैसलमेर के राजस्थान में है रावत भाटा। कहाँ है? जैसलमेर में नहीं है, कहाँ है? जैसलमेर में पोखरण है। और एक चीज़ आप लोगों ने नहीं बताया था, मैं फिर से जो वीडियोज होते हैं मैं फिर से उसको एक बार रिव्यू करता हूँ। मैं बार बार लाफिंग बुद्धा उसमें बोलते जा रहा था, उस जबकि है स्माइलिंग ही था। तो भाई ध्यान देना है नहीं सब चीज़ों पे, ठीक है ना? मैंने बल्कि कमेंट में मैंने डाल दिया उसमें स्माइलिंग बुद्धा होगा, इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है ना? तो वो लाफिंग बुद्धा नहीं, स्माइलिंग बुद्धा, दिमाग में वो लाफिंग बुद्धा वाली गाड़ी चलती है, वो आता है जो यस सर, ठीक। तो स्माइलिंग बुद्धा ध्यान रखना है ना, तो उसके प्रोजेक्ट का जो नाम था। और अभी तत्काल में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो 11 और 13 मई सन 1998 में जो पोखरण परमाणु सेकंड जो परीक्षण जो किया गया, पहले वाले में 11 तारीख को 3 शक्ति नाम से, शक्ति 98 के नाम से 3 परीक्षण किए गए और 13 तारीख वाले में 2 परीक्षण किए गए, ठीक है ना, जिसको शक्ति 98 के नाम से उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था। और अगर लिखी है तो कुछ 2-1 चीज़ें और निकले जो इसमें मुख्य जो मतलब वैज्ञानिक के रूप में थे, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। और उसके अलावा जो है इसमें जो DRDO और ये पार्क, ये सभी जो है उसमें, और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री भी इसमें पूरा सहयोग इसमें किया था। इंडियन मिलिट्री ने भी अपना पूरा सहयोग दिया हुआ था, ठीक है ना। और एक किसके कौन से प्रधानमंत्री के समय में हुआ था भाई? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ये हुआ था। और फर्स्ट जो हुआ था वो किसके समय में? इंदिरा गांधी जी के, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम में। और डॉक्टर राजा रमन्ना के समय में इसको उन्हीं की देख रेख में ये हुआ था, पहला था फर्स्ट पोखरण परमाणु परीक्षण फर्स्ट। तो ये सब चीज़ें हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। तो रावत भाटा आप लोगों ने राजस्थान 1973 में कनाडा में, जहाँ कहीं गलती उसमें हुई होगी तो या सुधार करिए। सर इसमें 75 दे रहा था, मैंने कई जगह सर्च किया फिर भी 75 ही दे रहा था, पता नहीं। अच्छा, रावत भाटा का? हाँ वही मैं आपसे कह रही हूँ। 75 और आपने 72 लिखवाया था, तो मैं उसको जब पढ़ रही थी 73 है। एक्चुअली वो प्रोसेस होने तक और कंप्लीट होने तक की बातें हैं ना, जब से शुरुआत हुई और जब तक कंप्लीट हुआ। भाई जब उसकी शुरुआत हुई और आपका मान लो मकान बन रहा है, अभी 20 साल तक समाप्ति हो रहा है, तो 20 साल बाद तक बन के जो है समाप्त हो रहा है, वो चीज़ यहाँ हो गया ना फिर, ठीक है। तो चलो ठीक है, दर्शक आप ध्यान रखो, दर्शक को ध्यान रखो, बाकी चीज़ें नहीं है। 1973 हाँ 1973 राजस्थान में है। और तारापुर है उसके बाद महाराष्ट्र का तारापुर, ये है 1969। जो राजस्थान रावत भाटा वाला और कनाडा के सहयोग से किया गया है। यस सर। हाँ, और तारापुर जो महाराष्ट्र का है ये 1969 में अमेरिका के जो है USA के सहयोग से, ठीक है। फिर आगे है कुडनकुलम। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कुडनकुलम, कुडनकुलम। और
2013 में इसको लिख लीजिएगा, रूस के सहयोग से, रसिया के सहयोग से स्थापना किया गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, नॉट टू रिएक्टर, रिएक्टर नहीं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। कुडनकुलम, तमिलनाडु, 2013 रूस के सहयोग से। और सबसे खास बात क्या है कुडनकुलम की, जो सबसे हाईएस्ट पावर का है ये, ठीक है। इसमें देखिए मेगावाट और क्षमता लिखने की विशेष कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन लगभग 2000 या ऐसा कुछ है इसकी मेगावाट की जो क्षमता है सबसे ज़्यादा, और बाकी तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसमें कोई क्षमता पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ 660 है, कुछ 800 के आसपास में मेगावाट कुछ ऐसे है, तो ये लगभग 2000 के आसपास, ठीक है ना। सबसे बड़े बृहत्तम जो क्षमता की है कुडनकुलम है। फिर काकरापात गुजरात में आगे। अच्छा, कुडनकुलम का जो है 2013 रूस का हो गया था। काकरापात गुजरात, काकरापात गुजरात 1992 में, और ये स्वदेशी है। ये स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है। कलपक्कम है तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु में है, 1984, जो कि स्वदेशी है। 1984 में, जो कि स्वदेशी है। और फिर अपने उत्तर प्रदेश में नरोरा, बुलंदशहर में है, नरोरा उत्तर प्रदेश। इसका निर्माण 1991 में हुआ, ये भी स्वदेशी है। आपको अगर कहीं से लगेगा कि कहीं से ईस्वी या सन कहीं से पूछेगा तो थोड़ा उसको देख लीजिए। कलपक्कम है तो तमिलनाडु, 1984 स्वदेशी। 1989 है ना, 1989 है 89 अच्छा, ऐसा है क्या? 79 सर आप भी कल ये दिखाए थे सर। सर कलपक्कम तमिलनाडु 1984 से क्या मैंने क्या बताया दोस्तों? सर कल जो आपने बताया था उसमें 1989 था, है 1989 ना? यस सर। यार मैंने 79 सुना था। अच्छा, चलिए इसको हम देख लेंगे फिर। ऐसी बात है जो इसको क्लियर कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। यस सर। ठीक है ना? हो सकता है 1989 था ना, यस सर। तो हो सकता है कुछ टाइम हो गया हो, 1989 जो है 4 या 9 का कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो इसको हम, या आप लोग भी देखिएगा, इसको मिल जाएगा। पहले आप इंडिकेट देगा से, मतलब गूगल से, यस सर। उससे नहीं, विकिपीडिया से नहीं। और सबसे पहली बात यह है कि जो भारत का जो कॉमर्शियल न्यूक्लियर जो पावर प्लांट जो स्थापित किया गया, ये 1969 में सबसे पहले। और कौन सा था 1969 वाला भाई? तारीख ठीक है ना? तो ये व्यवसायिक मतलब उससे प्रयोजन से स्थापित किया गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं सबसे मुख्य और सबसे थोड़ा सा टिपिकल, दोनों कह सकते हैं, जो 3 स्टेज सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है। 3 स्टेज सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये 3 स्टेज सिविलियन न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में, उन्हीं के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया। और उन्होंने इसकी संकल्पना दी। ये संकल्पना क्या थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और 1950 में इसकी संकल्पना उन्होंने दिया, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए था क्या कि मैंने बताया कि जैसे थोरियम का उपयोग तो अभी हमने किया नहीं, हमारे पास प्रचुर मात्रा में उसकी भंडारण क्षमता है, और हम बाहर से इससे आयात भी नहीं कर सकते यूरेनियम का। यहाँ 2 बातें समझने लायक है
कि थोरियम को मैंने बताया था कि एक तरह से प्रदूषक के रूप में भी होगा, क्योंकि सबसे लोएस्ट लेवल का तो क्या है, रेडियो एक्टिव टॉपिक या एक ईंधन का काम करता है। भाई अगर हम निचले स्तर पर देखें तो ज़्यादा कूड़ा कबाड़ अगर इकट्ठा करके कहीं जला देते हैं तो उसमें से धुएं और प्रदूषण ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, जो यूरेनियम का जो आयस है उसको कोई बता सकता है क्या करते हैं? पिच ब्लेंड, ठीक है, पिच ब्लेंड। यूरेनियम का आयस नोट कर ले आप लोग, पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। अब बात आ गई यहाँ आयस क्या होता है, क्यों? ठीक है, यूरेनियम तो आपको तो समझ रहा है कि आयस क्या होता है। हाँ ठीक है, अयस्क वही है जो हमें एक भारी मात्रा में जो मिलता है और हम उसको शुद्ध करके उसमें से असली तत्व का निष्कर्षण करते हैं। अब यहाँ देखिए, जो मैंने आपको बताया था, ये यूरेनियम 235 और क्या था उसके बाद का जो था प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 239। ये क्या है कि जो अयस्क से जो मिलता है वो लगभग कितना 98 पॉइंट समथिंग या 99 आपको वो क्या मिलता है, जो अयस्क से मिलता है प्लूटोनियम ही मिलता है। लेकिन पॉइंट समथिंग % में वो क्या है, यूरेनियम मिलता है। अब आप समझो कि इतना ज़्यादा निष्कर्षण करने के बाद हमें बहुत थोड़े मात्रा में यूरेनियम मिल रहा है और हमें उसके बाद सेकंड लेवल का जो है ईंधन मिल रहा है, जो कि क्या है, प्लूटोनियम 239। भाई हम ढेर सारे जब क्या करते हो, रोड पे चलने वाले या नदी में से सिक्के निकालने वाले ढेर सारे छानेंगे तो उसमें से 2-4 सिक्के ही तो निकलेंगे, बाकी तो बेकार वेस्ट मटेरियल हुए ना। तो वैसे ही है, अयस्क वही है, एक तरह से अयस्क क्या है, वही है कि ढेर सारे कचरे इकट्ठे किए, समुद्र से गोता निकाल के ढेर सारे कचरे निकाले और उसमें से फिर किसी तरह से छटाई, उसको तरह तरह के प्रोसेस करके फिर उसको हमने अपना शुद्ध रूप से जो निष्कर्षण हमें करना था वो हमने निकाल दिया। तो वही चीज़ है। तो जो वेस्ट मटेरियल है, एक तरह से वेस्ट मटेरियल के रूप में, वेस्ट तो नहीं है, प्लूटोनियम 239 वो वेस्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन वो सेकेंड टाइप का क्या है, वो फ्यूल है। लेकिन जो सबसे शुद्ध जो तत्व है यूरेनियम 235 वो बहुत सीमित मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में उसमें से निष्कर्षण से प्राप्त होता है। तो अयस्क जो है, पिच ब्लेंड जो है, वो उस अयस्क से हम इसको निकालते हैं। सेकेंड टाइप के कुछ उसमें थर्ड टाइप वाले भी मिलते होंगे, उनको अलग निष्कर्षण कर लेते हैं इस टाइप, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था आपको कहाँ था भाई, 3 स्टेज सर, 350 में 3 स्टेज के बारे में। यस सर। जो हमारे पास थोरियम की जो मात्रा है, थोरियम का हम उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जब 1966 में ना इनकी जो है दुर्घटना में मृत्यु हुई और यूरोपियन कंट्री जाते समय प्लेन क्रैश में दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद जो इनकी संकल्पना थी धरी की धरी रह गई, और जो संकल्पना धरी रह गई जो 3 स्टेज की, वो ये थी कि जो भी हमारे पास संसाधन प्रचुर मात्रा में है। लेकिन मैं कह रहा था ना कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक ऐसे व्यक्ति थे, मैंने बहुत शुरू में आपको बताया था कि वो अब तक मतलब इस भारत को सबसे शीर्ष लेवल तक पहुंचा चुके थे, लेकिन कहीं न कहीं साजिश के तहत उनकी मृत्यु हुई, और वो मृत्यु होने के बाद जो इनकी संकल्पनाएं थी वो इनके धरे के धरे रह गए। और प्लूटोनियम क्या है कि ठीक है, मैंने बताया था ये चीज़ की प्रदूषक के रूप में है, लेकिन उसका देखिए है 2 चीज़ है। ये जो है एक तरह से टूटने वाले तत्वों में से नहीं है, फिजन एलिमेंट नहीं है, ये फिजन एलिमेंट नहीं, क्या, थोरियम, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
थोरियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन फिजन टाइप के एलिमेंट नहीं। तो फिजन क्या है? जैसे हमने न्यूट्रॉन की बमबारी किया रेडियो एक्टिव तत्व पे, और फिर वो इस टाइप से जो सारी चेन श्रृंखला और ऊर्जा का उत्सर्जन, ये सारे काम करना, ये थोरियम पे डायरेक्टली बस की बात नहीं है, क्योंकि वो सबसे लोअर लेवल का रेडियो एक्टिव तत्व है। लेकिन ये जो 3 स्टेज इन्होंने बताया, उन 3 स्टेज के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं कि थोरियम का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाभा के द्वारा 3 स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो प्लानिंग थी, जो मतलब 3 स्टेज में जो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके और थोरियम का भी उपयोग कर सकें, वो क्या था? इसमें सबसे पहले तो आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। थ्री स्टेज की जो आवश्यकता पड़ी, वो इसलिए कि हमारे देश में थोरियम 25% के हिसाब से, जो कि प्रचुर मात्रा में इसका भंडार पाया जाता है, एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व तो है, परंतु फिजन मटेरियल नहीं है, मतलब विखंडित होने वाला जो पदार्थ है वो नहीं है, फिजन मटेरियल नहीं है। अब हम इसको बताते हैं क्या है मामला। जो यूरेनियम 235 है, फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं हम। एक चीज और समझने वाली बात यहाँ पे है कि हमारे द्वारा जो अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, वास्तव में अभी तक हम लोग फर्स्ट स्टेज तक ही है सीमित, सेकंड तक क्यों नहीं गए, और थर्ड की संकल्पना तो काफ़ी दूर है। उसमें वजह भी है, देखिए कि जो भी इसके पाए जा रहे हैं कचरे, या जो भी इसके द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं दूसरे टाइप के तत्व, जो कि रेडियो एक्टिव टाइप के ही हैं, भले ही इससे लोअर लेवल, उनको हम नियंत्रित कैसे करें, उनका स्टोरेज कहाँ करें, और फिर आगे आने वाली जनरेशन को उससे खतरा भी ना हो। भाई देखिए, सिंपल जो चीज़ें आप लोग सब्सटेंस, जो पदार्थ जो आप लोग जलाते हो, उसके कुछ राख वाख आप लोग कहीं कहीं इस्तेमाल कर ही लिया, लेकिन ये रेडियो एक्टिव टाइप के जो तत्व हैं, जो बड़े रिएक्टर्स में जो इनका वो हो रहा है रिएक्शन इसके साथ, तो उसमें क्या है कि इससे हमें जो है काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। नुकसान किस टाइप का है कि नुकसान किस टाइप का है? नुकसान यह है कि थोरियम, ध्यान दीजिएगा यहाँ, यूरेनियम जो है वो एक बार उसका उपयोग किए जाने के बाद जो उसके कचरे या जो भी चीज़ें हैं, उनको हम किसी तरह से मेटलिक बॉडी में मजबूत उसमें बंद करके उनके कचरों को कहीं स्विमिंग पूल में डाल दे रहे हैं, कहीं समुद्र में डाल दे रहे हैं, कहीं बहुत नीचे खुदाई करके गहराई में डाल दे रहे हैं, जिससे क्या हो कि वो प्रकृति में खुले अवस्था में ना पाए जाए। जो उनके सिर्फ कचरे या उनके द्वारा उत्पन्न दूसरे टाइप के पदार्थ, जो कितनों भी जलेगा, वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई उसकी ऐठन नहीं, ठीक है ना, तो कितनों भी वो जल के बेकार हो गई, लेकिन फिर भी जो उसके सबस्टेंस हैं, जो उसके पदार्थ हैं, वो फिर भी वो एक तरह से रेडियो एक्टिव टाइप के ही होंगे, और उनकी जो खतरनाक जो बिगड़े हैं ना, वो हमें तो नहीं अभी, लेकिन दसों लाख वर्ष, या हम कहते हैं 10-20 जनरेशन या 10-20 शताब्दियों के बाद
आने वाले समय में वो कहीं कहीं बहुत भयंकर रूप ले सकती है। तो आज हम तो अपने लिए तो अपनी व्यवस्था कर लिए, लेकिन आगे जो है जो दुर्घटनाएं हो सकती है संभावित, उससे हम कैसे बचें। तो एक तो वरदान के रूप में है कि भारत में थोरियम की मात्रा है, और आपको मैं बताऊं कि यूरेनियम की अपेक्षा थोरियम के जो विकिरण हैं, रेडियो एक्टिव विकिरण हैं, वो बहुत कम से कम है। मतलब यूँ कहिए कि 2 से 3 जनरेशन में ही वो क्रियाशील होकर और समाप्त भी हो जाएगा। जो उसके द्वारा विकिरण जो निकल रहे हैं या निकलेंगे, वो क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी उसका असर हो गए और ख़त्म हो जाएगा। तब तक हम क्या करेंगे, उसको मैनेज भी कर सकते हैं। वो मैनेजेबल चीज़ें हैं, उसको हम मैनेज, उसका प्रबंधन हम कर सकते हैं। और चाहे उसको हम उसमें बॉक्स में, बड़े कंटेनर में, चाहे समुद्र में डाल दें, चाहे मिट्टी के अंदर डाल दें, चाहे कहीं भी डाल दें। लेकिन यूरेनियम क्या है, 235 जो है, जो धड़ाधड़ जो उपयोग किए जा रहे हैं, चाहे 500, चाहे जितने भी इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ही क्यों न हो, जो अपने विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, उसको ले कहाँ जाएंगे, उनके मटेरियल्स को करेंगे क्या। कहीं कहीं एक दिन आपदा का शिकार तो हो ही जाएगा ना, उनका खुद का ही जगह हो जाएगा, खुद का ही एरिया होगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में आप समझें कि वहाँ की जो स्थिति ऐसी भयावह है कि एक्सप्लोजन वहाँ होने के बाद आज भी वहाँ बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूंगे, इस तरह से। और रेडियो एक्टिविटी जो वहाँ पे एक्सप्लोजन वहाँ का हुआ, विस्फोट जो हुआ वहाँ, वो इस तरह से पैदा हो रहे हैं। मतलब वहाँ प्रजनन शक्ति कम हो गई। आप समझिए, वहाँ के लोगों में प्रजनन शक्ति कम हो गई है, और देश जो है एक ऐसी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है कि उसकी इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो तीसरे नंबर का है, वो कहीं कहीं नीचे गिरने वाली है। भाई ज़्यादा पब्लिक, ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा कमाई, क्यों? एक सोच हमारे ही समाज में है कि 10-20 पैदा करो और फिर ज़्यादा वो करो। तो लेकिन धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है, हर व्यक्ति की जो है सोच निम्न हो रही है, डाउन हो रही है कि नहीं, हम 1-2 ही बच्चे अपने करेंगे, जो प्रजनन जो चीज़ें हैं वो कम से कम उसको उत्पादन करेंगे। लेकिन जापान की तो ऑटोमेटिकली कम हो जा रही है, चाहे वहाँ की इतनी भयंकर रेडियो एक्टिव विकिरणों का असर कहा जाए, चाहे वहाँ की इस तरह की भयावह स्थिति का जो मंजर है, नज़ारा है, उसकी वजह से जो है वहाँ पर क्षमता कम हो रही है। तो उसको फिर हम आगे ले कहाँ जाएंगे? जो भी चीज़ें हमारे लिए मुक्त अवस्था में जो प्राप्त हो रही है, पाई जा रही हैं, फिर उसको हम करेंगे क्या, उसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, और उसके घातक जो इफेक्ट है उससे हम बचेंगे कैसे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, इसको क्या कहते हैं, दाबित भारी जल। फर्स्ट में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का उपयोग करते हैं। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर से मतलब क्या है कि वही सारे प्रोसेस जो हमने अभी बताए, वही फर्स्ट स्टेज में करने हैं। नाभिक पे न्यूट्रॉन की बमबारी और वही सारी चीज़ें, श्रृंखला उसका बनना और न्यूट्रॉनों का निष्कर्षण, और फिर वही न्यूट्रॉन जाके बमबारी करते हैं, और बमबारी के परिणाम स्वरूप जो है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो सारे प्रोसेस होते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर से। मतलब जो दाबित जो जल है उसके भाप और सारी चीज़ों से हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। ये तो स्टेज फर्स्ट में हो गया, जो कि अभी हमारे भारत में भी यही तक हम सीमित रह गए। लेकिन अगला क्या है, स्टेज सेकंड में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लिखेंगे आप इसको। स्टेज सेकंड में क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये है कि जितना जो भी हम तत्व डालेंगे जिससे ये अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया में समझ रहे हो आप ना, जो रिएक्शन जो होगा, ठीक है, उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा तो निकलेगी, लेकिन उससे निचले लेवल का एक और भी तत्व निकल जाएगा। जब मैंने बताया उसके लेवल के बारे में, सबसे बढ़िया 235 और उससे निचला लेवल का 233, 238, 239 जो भी है, वो उससे निचले लेवल का तत्व भी प्रोड्यूस करेगा। तो जो वो तत्व जब प्रोड्यूस होगा तो उसी तत्व को ही हम अगले स्टेप के लिए प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे कि हम प्लूटोनियम 239 को प्लूटोनियम
अभिक्रिया कराएंगे। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा ही होगा। क्या होगा, एक तत्व निकल के आएगा जो किस टाइप का होगा, 239 को करने से या 235 के परिणाम स्वरूप, 235 के परिणाम स्वरूप क्या होगा, 239 का प्रोड्यूस होगा, या उससे निचले लेवल का जो तत्व है उसका प्रोड्यूस होगा, उत्पादन होगा। तो जब उसका प्रोडक्शन होगा तो इसके बाद हम आएंगे इसमें स्टेज थर्ड में। हम अभी आपको इसको थोड़ा सा एक बार और फिर से बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। फिर जब स्टेज थर्ड में आएंगे तब हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी, हमारे पास जो भंडारण है थोरियम का ना, उसी समय हम उसको मिक्स कर देंगे इसमें। जो निचले लेवल का 239 है, फिर उसके बाद 232 है, 239 के साथ थोरियम 232, पीएच 232 को इसके साथ मिक्स कर देंगे थर्ड स्टेज। और मिक्स करके क्या करेंगे, जो भी इसमें रेडियो एक्टिविटी है, जो इसके गुणधर्म हैं थोरियम में, वो क्या करेंगे, कार्य कर जाएंगे इसके साथ। और फिर उसमें भी एक ऐसी क्रियाशीलता, एक ऐसी अभिक्रिया उत्पन्न होगी कि ये थोरियम हमारा काम कर जाएगा, और जो फिजन टाइप का नहीं था ना, वो फिजन टाइप का पूरा बन जाएगा। किसके साथ मिलने, प्लूटोनियम 239 के साथ मिलके, और लास्ट में मतलब ये हमारा काम करेगा। भाई एक सिंपल मैं फिर से एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभी आप लोग अलाव जलाए हैं, यस सर। तो अलाव जलाते समय आपके पास गीली गीली लकड़ियाँ या किसी टाइप के बेकार पदार्थ पड़े होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, उसमें कुछ पेट्रोल डालते हो, और लकड़ियों के साथ पेट्रोल जला के, हम कहते हैं पॉलीथीन वगैरह का उपयोग करके फिर तब आप उसको जला देते हैं। लेकिन वही बेकार से तत्व जो पड़े हुए थे, जो गीली लकड़ियाँ गीले टाइप के बेकार से तत्व थे, वही आपके क्या होते हैं, ऐसा उसको हीट मिलता है उसके थ्रू, वही जलने लगता है बाद में। तो वही चीज़ है यहाँ कि मतलब जो फर्स्ट स्टेज से लेके सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज जो है आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, वो क्या कर रहा है कि उससे नीचे वाले तत्व का उत्सर्जन कर रहा है, ऊर्जा के साथ उससे निचले वाले तत्व का उत्सर्जन हो रहा है, और उसको हमने क्या किया, थोरियम के साथ मिक्स कर दिया थर्ड स्टेज में, और थोरियम भी हमारा काम कर गया। ठीक है, थोरियम भी हमारा काम कर गया, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि यही संकल्पना थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, यही संकल्पना थी कि हम थोरियम को भी किस तरह से उपयोग में ले आए। ठीक है ना। तो अगर आपको कभी परीक्षा में पूछा भी आता है इस स्टेज सेकंड में किस टाइप के रिएक्टर का मतलब वो है संकल्पना, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्टेज सेकंड में। ठीक है, यहाँ क्या था पहले वाले में, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, ठीक है, भारी दाहित जल, जो कि नॉर्मल स्टेज में हम चल रहे हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर। उसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और फिर तीसरे स्टेज में मिक्स प्रोसेस, हमने उसको मिक्स कर दिया जो भी हमें तत्व मिला। तो इस तरह से हमने बताया कि भारत के पास जो है 1 से 2% क्या है, 1 से 2% यूरेनियम का हम आयात कर पाते हैं, या कुछ भंडार भी है हमारे पास 1%। लेकिन थोरियम क्या है, 25% जो है पूरे विश्व का 25% भंडार थोरियम का है। तो एक चीज़ और आप लोग लिखना चाहें, थोड़ा सा मैं समझ लूँगा, लिख लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट का एक टर्म था, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जरा एक बार बता दीजिए, किसी को कहीं कुछ भी पूछना, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर से एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, प्रेशराइज्ड वाटर, हैवी वाटर, फिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और फिर तीसरे में मिक्स कर लेना। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से क्या होगा, उससे निचले वाला तत्व हमको मिल गया, उसी तत्व के साथ क्या किया, थोरियम को मिक्स कर दिया, और मिक्स कर दिया तो फिर हमारा आगे का काम चलना शुरू हो गया। और एक सबसे बड़ी बात, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का ये संकल्पना था कि जो मैंने सबसे पहले बताया कि यूरेनियम की जो रेडियो एक्टिविटी, मतलब उसके जो कचरे निकल रहे हैं ना, उससे
उससे हमें आगे भविष्य में संभावना यह है कि उसका खतरनाक उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन थोरियम जहाँ हम यहाँ मिक्स कर रहे हैं और लोअर लेवल का वो है सबस्टेंस, तो क्या है उससे हमें बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। जबकि विश्व में और जगहों में जो यूरेनियम का जो पासों किया जा रहा है उपयोग, वहाँ तो समस्याएं तो है ही, ठीक है ना। तो एक चीज़ और आपको नोट कर लीजिए, ट्राईलैटरल सेकंड स्टेज में भी यूरेनियम का यूज कर रहे हैं हम। सेकंड स्टेज में हम यूरेनियम का यूज कर रहे हैं। सेकंड स्टेज में यूरेनियम का कोई स्टेज नहीं हो रहा है, मतलब फर्स्ट में ही वो अपने रिड्यूस भारी दाबी जो जल है, जैसे वो क्या कर रहा है कि यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न करने के साथ ही उसे अपने निचले लेवल का दे रहा है, क्या प्लूटोनियम 239 दे रहा है। तो उसी प्लूटोनियम 239 को फर्स्ट रिएक्टर में करने से वो निकल के आ रहा है, तब उसी का सबस्टेंस और उसी सबस्टेंस को हम तीसरे स्टेज में मिक्स करते हैं, किसके साथ, थोरियम के साथ, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बड़ी संकल्पना, बड़ी चीजें हैं, इसको आप लोग ध्यान में हमेशा रखिएगा। कभी भी ये मतलब मान के चलिए कि कहीं कहीं आ ही जाते हैं, किसी भी स्टेट टाइप पे आते हैं, या हम कहते हैं किसी भी स्टैटिस्टिकल आ ही जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेज में आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे बना के इस तरह से बना के नोट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेज ऐसे लिख दिए हम, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। BWR और उसी के ठीक नीचे BWR के नीचे PHWR। BWR क्या है, बॉइलिंग वाटर रिएक्शन रिएक्टर, हाँ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर फर्स्ट स्टेज। फिर उसी में है PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इससे आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे। और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के साथ BR, मतलब यहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक तरह से क्या होता है, या BR। सेकंड में क्या है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के साथ साथ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। और फिर थर्ड में PHWR के साथ फास्ट हैवी वाटर रिएक्टर, सॉरी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के साथ क्या किया गया, AHWR। तो कहाँ ये चक्कर में पड़ गए, खाली खाली बता दिए तो सही से नहीं सर, हम आपकी बारे में कुछ कहेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल मोड में है ना, अच्छा लगा, समझना जरूरी है, ठीक है ना। क्या है AHWR, क्या है, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, थोरियम बेस्ड टेक्नोलॉजी। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर जो कि क्या है, थोरियम बेस्ड टेक्नोलॉजी। लास्ट में क्या आ गया, थर्ड स्टेज में थोरियम बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई, और उस थोरियम बेस्ड टेक्नोलॉजी से हमने क्या किया, उसका उपयोग कर लिया। लेकिन अभी वो संकल्पनाएं बहुत दूर है भाई, अभी तो हम फर्स्ट स्टेज में लटके हुए। अब उस टाइप के हमें रिएक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो हमने ये रिएक्टर लिखवाए हैं, इस टाइप के हमें रिएक्टर्स की स्थापना भी करनी पड़ेगी, उस टाइप उसको मॉडल उसका बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें और भी थी, चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, बाकी चर्चा हो जाएगी। NPT आप समझ सकते हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये क्या है, 1968 में जो है ये आया और 1970 से लागू हो गया है। अब देखिए यहाँ दो आपको अभी आगे भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स मिलेंगे जो होता भी है और लागू कब होता है, आता है और लागू कब होता है ना। तो 1968 में ये आया प्रस्ताव और लागू कब हुआ 1970 में, NPT, ठीक है। NPT जो
123 एग्रीमेंट है, इसके साथ हुआ भाई अमेरिका और भारत के साथ 123 एग्रीमेंट। कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसकी जिक्र इसी समय करना चाहा। 123 एग्रीमेंट 2005 में प्रभावी हुआ, 2005 में, लेकिन 2009 में फिर से इसमें कुछ चेंजिंग्स की गई, परिवर्तन किए गए। 2009 में कुछ परिवर्तन किए गए। और किससे संबंधित है 123? ये यूरेनियम के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित है। जैसे भारत जो है एनपीटी अथवा सीटीबीटी पे जब दस्तखत नहीं किया, इसको नहीं माना, और भारत जैसे आप इसको नोट भी कर लें, एनपीटी में दस्तखत नहीं करने वाले या एनपीटी से सहमत ना होने वाले कितने देश हैं उसको भी आप नोट कर लें। एनपीटी से सहमत ना होने वाले अथवा दस्तखत करने वाले, ना करने वाले, इंडिया है, पाकिस्तान है, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया है, और साउथ सूडान। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अंतिम जो देश शामिल होने वाला भाई कौन है? साउथ सूडान। ठीक है, 193वें सदस्य के रूप में। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स आपके जो टीचर हैं वो यूएनओ वगैरह पढ़ाए होंगे, पढ़ाए कि नहीं अभी सर? पढ़ाए हैं, अभी नहीं पढ़ाए। इकोनॉमी में पढ़े सर हम लोग। इकोनॉमिक्स, संगठन के बारे में। अच्छा अच्छा, अभी नहीं, संगठन नहीं पढ़ाया, पढ़ा चुके हैं। तो यूएनओ वगैरह पढ़ा। अच्छा चलो, यूएनओ के जितने भी अंग हैं, 6-5 जो भी हैं, और उसके बारे में जब भी कभी आप लोगों को थोड़ा सा समय मिलेगा तो उसके बारे में बृहद स्तर से और बहुत क्लियर कट एकदम मैं चर्चा करूँगा। ठीक है ना। इसमें बहुत साफ स्पष्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे बात किया था कि कभी पहले यू था, और यू के बाद जो है फिर इसके बाद जो है इसका गठन हुआ, यूएनओ का, और क्या क्या स्थितियाँ घटी, क्या क्या उसके अंग हैं, क्या क्या उसके कार्य हैं, कितने सदस्य देश हैं, कहाँ उसके मतलब वो है सेंटर है, मतलब हेड ऑफिस उसके कहाँ है, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो ये 5 कौन से हो गए? 5 हो गए सदस्य। और इसके साथ ही एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी। 1974 में इसका गठन हुआ। भारत जो है 1974, 1974। तो 123 जो एग्रीमेंट हुआ वो क्या था कि एनपीटी पे दस्तखत न करने या सीटीपीटी पे न करने की वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से संबंधित भारत नहीं हो सका। तो क्या हुआ, 123 का एक मतलब एग्रीमेंट हुआ अमेरिका और भारत का, और उस एग्रीमेंट के तहत जो उसने शर्त रखे उसकी भी चर्चा मैं कभी कर दूंगा कि जो हमें आदान प्रदान करने हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने हैं, अथवा यूरेनियम से संबंधित जो इंपोर्ट करने हैं, उसके तहत इसको छूट मिली भारत को। ठीक है, आप भी अपनी ऊर्जा आवश्यकता से संबंधित या आपके जो भी वो थे जो है डॉक्ट्रिन जो थे, डॉक्ट्रिन से मतलब है जो आपकी नीतियाँ जो थी परमाणु से संबंधित, उसमें क्या था कि जो भी आपने कहा हम सिविल यूज के लिए, शांति के लिए प्रयोग करना चाह रहे हैं, नो फर्स्ट यूज के तहत, और तमाम सारी चीज़ें जो मैंने चर्चा इससे पहले किया था, तो उसके तहत तो अमेरिका ने भी कुछ चीज़ें अपनी शर्त रखा। ठीक है, आप इसको नहीं मानते हो तो ठीक है, आप हमारे साथ आ जाओ 123 के तहत, और इसमें हम कुछ चीज़ें आपके साथ रखते हैं, शेयर करते हैं, और आप क्या करोगे, आप इंपोर्ट कर सकते हैं यूरेनियम का। ठीक है। तो बहुत सारी बाधाओं को होने के बाद और कहीं कहीं भारत जैसे देश की ये दुर्भाग्य रहे कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे व्यक्ति नहीं रहे जो उनकी संकल्पना थी, हमारे पास इतने खदान हैं, उसके इतना हमारे पास भंडार है, और कहीं कहीं वो उसका उपयोग अब तक हम 3rd स्टेज में पहुँच रहे होते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी हम 1st स्टेज से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे जो है 7 जो
एटॉमिक पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये 7 हैं और इसके अलावा 10 जो है प्रोसेस में है। और इस तरह से हम 2031 में अपनी प्लानिंग्स बढ़ाने की दिशा में हैं। तो जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं 24-22 हज़ार कितना था वो जो मेगावाट जो बनाने के 2031 में 22,400 ठीक है। तो उसको आप लोग देखें और फिर उसको ध्यान में रखें। चलिए आज का